आज सुबह सुबह ही शोर होने लगा। हम घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे। मेरी पत्नी राधिका, बेटा रोहन और बेटी नैन्सी, तीनों को मैंने वादा किया था कि अगले संडे मैं तुम सबको समुद्र किनारे घूमने ले चलूंगा। आज संडे है, नाश्ता करने के बाद से ही तीनों शोर मचा रहे हैं। आज समुद्र किनारे घूमने जाना है, पार्टी करनी है, मजे करने हैं, यही शोर हो रहा था। ओके बाबा ओके, शाम 4 बजे तैयार रहना, मैं सबको समुद्र के किनारे पर ले चलूंगा, पर वहां शरारत मत करना, मैंने उन लोगों से कहा। रोहन, इतनी टेंशन मत किया करो, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर भी फिक्र मत करो, हम ज्यादा शरारत नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, जाने से पहले सब अपना अपना होमवर्क खत्म कर लो। वहां जाने से पहले और राधिका से कहा कि हम शाम घूमने जा रहे हैं तो तुम कुछ स्नैक्स बना लेना, अच्छा रहेगा। सब तैयारी हो गई, हम शाम को घूमने के लिए निकल गए। लगभग 4 बजे घर से निकले थे, 4:30 बजे तक हम समुद्र के किनारे पहुंच गए थे। सब बहुत खुश थे। मैंने रोहन और नैन्सी से कहा ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है ना। दोनों ने कहा ओके पापा। समुद्र के किनारे पर बहुत भीड़ थी। मैं राधिका के साथ हाथों में हाथ डाले समुद्र की लहरों पर टहल रहा था और रोहन और नैन्सी वहीं थोड़ी दूर पर रेत के घर बना बना कर खेल रहे थे। सूरज सुर्ख लाल था, ऐसा नजारा था कि मानो सूरज बादलों की गोद से निकलकर समुद्र के आगोश में चला जा रहा हो। अब सूरज की गर्मी शीतल होती जा रही थी। धीरे धीरे लोग भी वापस जाने लगे थे। समुद्र के किनारे पर बहुत से फेरी वाले, खिलौने वाले सब घूम रहे थे। हम सब ने अपना लाया स्नैक्स खा लिया था। शाम खत्म होने लगी तो हम भी घर की ओर चल दिए। घर लगभग 8 बजे पहुंचे और सब थक चुके थे, कुछ खाने का भी मन नहीं था, तो हम सब ने एक एक गिलास दूध पिया और केले खाकर सोने चले गए। अचानक रात के 2 बजे नैन्सी और रोहन बहुत तेज चीखे। रोहन और नैन्सी अपने रूम में सोते थे और हम अपने रूम में। जब हमने दोनों की चीख सुनी तो हम उनके रूम की ओर भागे। उनके कमरे का गेट खोलते ही वो हमसे आकर लिपट गए। रोते हुए बोले कि माँ, कुछ अजीब लग रहा है, रूम में शायद कोई है। हमने दोनों को संभाला और कहा बेटा कोई नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं। फिर हम उस रूम को चेक करने लगे। उस रूम की खिड़की भी अच्छे से बंद थी, तो हमने बच्चों को समझाया कि डरो मत, ये सब वहम है, जाओ सो जाओ। और फिर दोनों बच्चों को सुलाकर हम भी सोने चले गए। सुबह सब लेट जगे। मैं फटाफट ऑफिस चला गया, पर बच्चों ने आज स्कूल की छुट्टी कर ली। सबने पूरे दिन मस्ती की। जब मैं ऑफिस से आया तो राधिका चाय लेकर आई और बच्चे मेरे पास ही थे, आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने चाय पीते हुए रोहन, नैन्सी, क्या बात कर रहे हो बेटा, आज क्या किया तुम लोगों ने। नैन्सी, पापा पापा, हमने नए खिलौने से बहुत खेला। नया खिलौना बहुत अच्छा है पापा। मैंने कहा नया खिलौना, कौन सा खिलौना, मम्मी ने खरीदवाया है क्या। रोहन, नहीं पापा, कल समुद्र के किनारे पर मिला, जब हम रेत का घर बनाकर खेल रहे थे तभी मिला। मैंने कहा क्या, तुम लोगों ने ये बात कल क्यों नहीं बताई। कोई भी चीज ऐसे किसी भी जगह से नहीं उठा के लाते हैं, कितनी बार समझाया है। राधिका, तुमने भी नहीं बताया मुझे। राधिका, मुझे कुछ कहाँ पता था, मुझे भी अभी पता चला है। मैंने रोहन और नैन्सी को पास बुलाकर समझाया कि ऐसे कोई भी चीज बाहर की नहीं लेनी चाहिए। हमें पता नहीं होता कि किस चीज में बम है या कोई बैक्टीरिया या कोई और चीज। ऐसी अनजान चीजों से हम खतरे में पड़ सकते हैं। वैसे ये तो दिखाओ कौन सा खिलौना लाए हो। रोहन, अभी दिखाता हूँ पापा, कहकर रूम में चला गया और जल्दी से एक खिलौना ले आया। ये खिलौना नहीं, पृथ्वी का बना ग्लोब था, जिसपे सारे देश बने हुए थे और उस पर 3 फ्लैग लगे हुए थे, जिसके नीचे मैग्नेट लगे हुए थे, और ये ग्लोब मेटल का बना हुआ था। तीनों फ्लैग उस पे चिपके हुए थे। ये फ्लैग पीला, हरा, लाल 3 रंग के थे। अब ये तो नहीं पता कि ये क्या था, कोई खिलौना या मैप, पर कुछ भी हो, इसे घर में रखना ठीक नहीं लग रहा था। पर इससे कोई हानि भी नहीं हुई थी, तो मैंने बच्चों को समझा के छोड़ दिया। मैंने कहा रख लो, पर आगे से कोई भी सामान बाहर से मत लाना, वादा करो। दोनों ने इस बात का प्रॉमिस किया कि आगे से वो दोनों ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। जिंदगी नॉर्मल चल रही थी कि एक दिन राधिका का कॉल आया और वो बहुत डरी हुई थी। सुनते हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। मैंने कई बार पूछा आखिर क्या बात है राधिका, पर उसने कुछ नहीं बोला, बस रोते हुए बोलती
रही, आप जल्दी आ जाओ बस। मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी से घर पहुंचा। घर पर राधिका ने बताया कि रोहन के कमरे से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी, तो मैं देखने गई। मैंने देखा रोहन और नैन्सी के अलावा भी तीसरा कोई और था। वो तीनों उस ग्लोब में खेल रहे थे। नैन्सी की आवाज आई कि ये ग्रीन फ्लैग मेरा है। रोहन ने कहा येलो फ्लैग मेरा है। तभी तीसरी बारी की आवाज आई, ये रेड फ्लैग मेरा है। और फिर तीनों तेज तेज हंसने लगे। मैंने देखा वो ग्लोब हवा में लटक रहा था। प्लीज कुछ कीजिए, ये सब क्या हो रहा है। राधिका को बहुत समझाया, शांत किया कि चलो देखते हैं, फिर आगे कुछ करेंगे। मैं राधिका को लेके रोहन नैन्सी के रूम में गया और रोहन से पूछा, रोहन ये सब क्या चल रहा है, कोई मुझे समझाएगा। रोहन चुप रहा। नैन्सी बोली, पापा वो हमारा दोस्त है और वो हमारे पास ग्लोब के साथ आया था, उसी के साथ हम खेलते हैं, पर अब वो माँ से गुस्सा हो गया है क्योंकि माँ ने उसे देख लिया है और शोर मचाने लगी है। मैंने दोनों बच्चों को डांटते हुए, ये सब क्या लगा रखा है तुम दोनों ने, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या, कुछ भी बोलते जा रहे हो, ये ग्लोब ही इन सबकी जड़ है ना, इधर लाओ। बस मैंने इतना ही बोला था कि रोहन की तेज आवाज आई, नहीं पापा, और एक फ्लावर वास आकर मेरे सर से टकराया और मेरे सर से खून निकलने लगा। ये सब देखकर राधिका बहुत तेज चिल्लाई और बच्चे भी डर गए। मैं तो सदमे में था कि ये सब क्या हो रहा है। अपना सर किसी कपड़े से दबाए सबको लेकर उस कमरे से बाहर की तरफ भागा और उस कमरे को लॉक कर दिया। सब लोग अब पूरे घर को बंद करके बाहर आ गए और कार में बैठकर पहले अस्पताल गए। कार राधिका ही चला रही थी। मेरा खून बंद नहीं हो रहा था। मैंने खून को रोकने के लिए कपड़े से सर को दबा रखा था, जिसके कारण वो कपड़ा पूरा खून से गीला हो गया था। अब मुझे नींद सी आने लगी, शायद मैं बेहोश हो रहा था। मुझे 3 घंटे बाद होश आया। मेरे सर की पट्टी हो गई थी, सब पास ही थे। फिर राधिका ने बताया कि उसने सबको फोन कर दिया है और अपनी माँ को ये सारी बातें भी बता दी है। माँ किसी पंडित जी को जानती है जो झाड़ फूक करते हैं, माँ उन्हें लेकर आ रही है। मैंने कहा, अच्छा किया राधिका, ये सब बहुत खतरनाक है। मुझे लगा था कि बच्चे शरारत कर रहे हैं, पर अब मुझे विश्वास हो गया है कि कोई आत्मा ये सब कर रही है और ये कोई पंडित या तांत्रिक ही ठीक कर सकता है। अगले 1 घंटे में मेरे बड़े भाई, भाभी, राधिका के मम्मी पापा, पंडित जी सब अस्पताल में आ गए। राधिका ने सारी बात उनको बताई। अगले दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं, भैया और राधिका के पापा, पंडित जी, हम सब मिलकर मेरे घर पर गए और बच्चों को और सभी लेडीज को भैया के घर भेज दिया गया। हमने उनसे कह दिया कि सब ठीक करके हम भी वहीं आ जाएंगे। हम अपने घर लगभग 12 बजे दोपहर में पहुंचे। पंडित जी सबसे आगे थे। उन्होंने पहले घर पर गंगा जल छिड़का, फिर दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखे। दूसरा कदम रखते ही सारा सामान इधर से उधर होने लगा। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए अंदर घुस गए। कुछ ही देर में ये सब सामान को फेंकना बंद हो गया, तो हम भी घर के अंदर आ गए। पंडित जी को मैंने बताया कि ये वाला रूम ही रोहन और नैन्सी का है, इसी कमरे में वो खिलौना है। पंडित जी ने फिर कोई मंत्र पढ़ते हुए उस कमरे में गंगा जल छिड़का। तभी अंदर से घुर्राने की आवाज आई और कमरे के अंदर सब उथल पुथल होने लगा। पंडित जी अपने मंत्रों को पढ़ते रहे। उस कमरे में से कभी चीख तो कभी घुर्राने की आवाज आती रही। फिर सब शांत हो गया। पंडित जी ने उस कमरे का दरवाजा खोलने से पहले हमसे बोले कि देखो, आप लोग मेरे पीछे ही रहना और जब मैं आपसे कहूँ तब ये गंगा जल और मंत्रों से बांधी गई इस सफेद चादर को उसके ऊपर डाल देना, क्योंकि वो अपने मन से गायब और प्रकट हो सकता है, पर ये चादर उसके ऊपर रहेगा तो वह असहाय हो जाएगा, फिर हम उसे वश में कर सकते हैं। हम समझ गए थे कि हमें क्या करना है। मैं और भैया वो चादर लेकर पंडित जी के पीछे पीछे चलने लगे। अंदर जाते ही जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। पंडित जी ने भी अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और घर में चारों तरफ गंगा जल के छींटे मारने लगे। तभी हमारे सामने उस लड़के का अस्तित्व दिखा। पंडित जी ने तुरंत बोला, ये चादर उस पर डाल दो। हम तुरंत जाकर वो चादर उस लड़के पर डालकर पंडित जी के पीछे भाग आए। अब वो लड़का पूरी तरह से उस चादर से ढका हुआ दिख रहा था। पंडित जी ने कहा, डरो मत, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, बस चिल्ला सकता है, तड़प सकता है। उसके बाद पंडित जी ने मुझसे वो ग्लोब मांगा। जैसे ही ग्लोब पंडित जी के पास गया, वो लड़का चीखने चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा।
पर पंडित जी ने उसकी एक ना सुनी और उस ग्लोब को उसके 3 फ्लैग के साथ साथ जला दिया। उस ग्लोब के साथ साथ वो चादर भी जल उठी। लगभग 30 मिनट तक जलते जलते सब शांत हो गया। उस घर में फिर से पहले की तरह शांति फैल गई। उसके बाद पंडित जी ने उस ग्लोब और चादर की राख को अपने साथ ले जाकर गंगा नदी में मंत्रों के साथ प्रवाहित कर दिया और उसके बाद हम सब भैया के घर गए। हमने सारी बातें भाभी, राधिका और मम्मी जी को बताई। बच्चे भी डरे हुए थे। हमने पंडित जी को धन्यवाद कहा और दक्षिणा देना चाहा, पर उन्होंने नहीं ली। कहा इस पैसे से भूखों को खाना खिला देना, और ये कहकर वो वहां से चले गए। राधिका के मम्मी पापा भी अपने घर चले गए और हम भी अपने घर वापस आ गए। घर का बहुत बुरा हाल था। सब ठीक किया हमने और फिर हम नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। इस घटना से हमारे बच्चों को एक सबक तो मिल गया कि इस तरह कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए और ना ही उसे घर में लाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी समाप्त। आपको कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।